दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मेरे कैलेंडर के अनुसार आज मुझे डॉक्टर स्कॉट किचन जो यूसीएलए के एक रिसर्चर है, उनका रिसर्च के बारे में बताना था। लेकिन मैंने ढूंढ के देखा कि डॉक्टर स्कॉट किचन का जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, पिछला वीडियो जो बनाया था, उसके बाद उनका कोई नया न्यूज़ रिलीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ें उन्होंने नहीं बताई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बाद वाला वीडियो अभी कर ले जो हाइड्रोजेल के बारे में है। तो मैंने हाइड्रोजेल के बारे में जब मैं सर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टिंग ड्रग्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने की कोशिश चल रही है, काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके। इसका मतलब है कि अप्रूव्ड ड्रग जो है उसको कुछ इस तरह से बॉडी में डाले ताकि 6 महीने में एक बार डोजिंग करना पड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हाइड्रोजेल के बारे में भी बताएं और उसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल करके जो अभी रिसर्च चल रही है उसका भी आपको डिटेल दे दें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जो है अप्रूव्ड मेडिसिन के साथ की जा रही है, इसकी वजह से शायद ये हमारे 2027 के आसपास जो फंक्शनल क्योर आने की उम्मीद है उसके भी पहले ये शायद आ जाएगी। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की तारीख में जो एचआईवी की ट्रीटमेंट चल रही है विश्व भर में, मैं इंडिया के बारे में ख़ास नहीं जानता, लेकिन विश्व भर में जो चल रही है वो काफ़ी हद तक बदलते आ रही है। ताकि पहले जिस तरह से पेशेंट्स को 4-5 अलग अलग पिल्स देते थे उसकी जगह पर फिर एक टैबलेट दिन में एक बार लेने का वैसे कर दिया गया था। फिर उसके बाद अभी इंजेक्शन्स भी आई है जो 2 महीने में एक बार लिया जा सकता है। तो इस तरह से वो लोग जो है फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहते हैं कि कम से कम फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक डोज चले, उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वायरल सप्रेशन को लेस डिटेक्टेबल या ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल लेवल में रखने में अभी तक इतनी कामयाबी नहीं हुई है। तो प्रयास जारी है और यूएस में तो खास 2/3 लोग जो है उनका अभी तक वायरल लेवल जो है नॉन डिटेक्टेबल के आसपास नहीं आया है, जो स्टैंडर्ड दवाई है वो यूज़ करते हुए, जो एआरटी यूज़ करते हुए। लेकिन इसके वजह से ऐसा नहीं है कि आप रुक जाए। साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दवा बाकी लोगों पे चली है, जो अच्छी तरह से एआरटी की तरह काम कर रही है, उसको लेते हुए नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें ताकि एक बार डोज शरीर में डाल दे पेशेंट के तो 3-6 महीने तक उसको कोई दूसरे डोज देने की ज़रूरत ना पड़े और शरीर में वो जो दवाई डाली गई है वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर रिलीज़ हो ताकि हर रोज़ जितना डोज चाहिए वो कायम रहे। तो ये प्रयास चल रहा है। तो अभी तक जो दवाई है जिसका इस तरह से इस्तेमाल करने का प्रयास चल रहा है उसमें से पहला है कैबेनुआ, जो अभी लॉन्ग एक्टिंग कंप्लीट एचआईवी ट्रीटमेंट की तरह से गिना जाता है। उसे 1 या 2 महीने में एक बार दिया जाता है, लेकिन उसके लिए क्लिनिक में जाना पड़ता है। ओरिजिनली जब कैबेनुआ को अप्रूव किया था तभी उन्होंने कहा था कि जिनके शरीर में वायरल लोड बहुत ही कम है, जो ऑलरेडी एआरटी में है, उनको एक एआरटी से दूसरा एआरटी में जाना हो तो उनको कैबेनुआ दे सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो स्टडीज़ चल रही है पैरेलल में अप्रूवल के बाद जो स्टडीज़ चल रही है उसमें वो इसी दवा को कैबेनुआ को उन्होंने यूज़ किया उन पेशेंट्स पर जिनमें एआरटी का इस्तेमाल नहीं किया था और उनमें भी वायरल सप्रेशन करने में कैबेनुआ कामयाब हुई है। लेकिन एफडीए जो है वो देखेगी कि किस तरह से डेटा है और उसके हिसाब से फिर अप्रूवल देगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक दवा अगर आप एचआईवी को दे तो एचआईवी उस दवा के ऊपर काबू पा लेती है, क्योंकि एचआईवी म्यूटेशन बहुत करती है। तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्द इसका भी रिजल्ट आ सकता है। दूसरा दवाई है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं वो है एप्रेट्यूड, जो एक इंजेक्टेबल है, उसके अंदर कैबेटोगेविर होता है और वो प्रेप से भी ज़्यादा सफल हुआ है एचआईवी ट्रांसमिशन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एचआईवी जाने से रोकने के लिए। और फिर हमारे पास सनलेन का है जो एचआईवी कैप्सिड इनहिबिटर है, जो 6 महीने में एक बार दिया जाता है। और ये ओरिजिनली दिया था
उन व्यक्तियों को जिनको ART काम नहीं आ रहा था, उनका जो HIV है वो म्यूटेट होके मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो गया था, तो उनको दिया गया था। अभी इसे इनिशियल ट्रीटमेंट और प्रेप के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि इनिशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट काफ़ी ज़ोरदार है, जिसकी वजह से पहले से ही पेशेंट को दिया जा सकता है। जब वो ट्रीटमेंट के बारे में गारंटी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होती, तो उसको लास्ट में दिया जाता है ताकि पेशेंट को सब ट्रीटमेंट देने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं किया तो रिस्क लेना हो, तो फिर कमज़ोर जो नई ट्रीटमेंट है जिसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था वो दे देते हैं, तो वो लास्ट में होता है। लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट यानी कि सबसे पहले ट्रीटमेंट देने के लिए जो दवाई होगी उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए। उसके लिए ये इसका जो है रिसर्च चल रहा है सनलेनका को नंबर 1 पोजीशन में डालने के लिए, तो उसकी भी रिज़ल्ट आ सकती है, तो उसमें भी लंबे तौर तक कम डोज के साथ चल सकता है। लेकिन आगे चलकर क्या हो रहा है इसके बारे में आज की वीडियो में बता रहा हूँ। पहला है गिलियाड साइंसेस जो सनलेनका और 2 ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जिसको हम BNA भी कहते हैं, हमने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एंटीबॉडी जो होता है वो सिर्फ एक एंटीजन पे जाके चिपकता है। ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो होता है वो एक से ज़्यादा एंटीजन के ऊपर जाके चिपक सकता है, जो कि HIV वायरस बहुत म्यूटेशन करता है। उसके वजह से ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ ही HIV के ऊपर हावी हो सकते हैं। इसलिए सनलेनका को 2 ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के साथ इस्तेमाल करके देख रहे हैं, ताकि साल में सिर्फ 2 बार इंजेक्शन लेना पड़े किसी को, साल के शुरुआत में और साल के बीच में। इस तरह से प्लान कर रहे हैं ताकि जो HIV पेशेंट्स हैं उनको साल में एक ही बार फ़िक्र करना पड़ेगा डोज लेने का। बाकी टाइम उनको कोई झंझट नहीं। आप अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन हो या फ्लाइट अटेंडेंट हो, जो भी हो, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, आपको कोई दवा लेके जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार इंजेक्शन ले लिया तो 6 महीने के लिए ऑल फ्री। तो ये प्रयास चल रही है। और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन जो TLD इन DCNP के ऊपर प्रयोग कर रहा है। अभी आप बोलोगे भाई राज ये TLD इन DCNP क्या होता है? तो TLD जो है वो है टेनोफिर, लैमिविडाइन और डोलोटिग्राविर, ये तीनों जो है ART में होता है अभी, तो वो है TLD। टेनोफोविर का T, लैमिविडाइन का L, डोलोटिग्राविर का D। और उसका साथ वो जो DCNP है, वो DC जो है ड्रग कॉम्बिनेशन है, NP जो है वो नैनो पार्टिकल है। नैनो का मतलब सूक्ष्म, पार्टिकल का मतलब तत्व। सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसके ऊपर इसको डाल के शरीर के अंदर भेजने की कोशिश चल रही है। और ये नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए पानी में जो डिज़ोल्व हो जाए और पानी में जो घुल नहीं सके, उस तरह के तत्वों का इस्तेमाल करते हुए ये जो ड्रग है उसको, ये 3 ड्रग्स है, उसको उसके अंदर मिश्रित करके शरीर के अंदर डाल दे, ताकि अलग अलग टाइम पे ये ड्रग्स रिलीज़ हो जाए और कॉन्स्टेंटली आपके शरीर में सही लेवल का डोज के साथ ये ड्रग जारी रहे। तो उसका आविष्कार चल रहा है। और ये अप्रोच जो है इसमें साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि काफ़ी हद तक ये काम कर रहा है। और इसे इंसान में लाने के पहले इसे माइस वगैरह में सब में टेस्ट करना चाहिए। वो टेस्ट अभी चल रही है और एक बार वो सफल हो जाए तो इंसान में टेस्ट करके देखेंगे। और इसके अलावा सेल टारगेटेड डिलीवरी करके एक कोशिश भी जारी है TLD इन DCNP में। और ये इसलिए क्योंकि पहला कोशिश था कि एक बॉडी के अंदर एक ड्रग का डिपो बना दे, जैसे कि पेट्रोल का स्टेशन होता है जिसके अंदर टाकी भर के पेट्रोल होती है और गाड़ियाँ आके भर के जाती है, तो उसको हम डिपो कहते हैं। तो उसी तरह पहला TLD इन DCNP का उद्देश्य था कि शरीर में एक डिपो बना दे और वहाँ से रेगुलरली ड्रग्स छूटते जाएंगे बॉडी के अंदर और कंट्रोल रहेगा। फिर 6 महीने में एक बार आपको इंजेक्शन दिया जाए। लेकिन ये जो TLD इन DCNP दूसरा जो प्रयास कर रहा है वो ये है कि शरीर के अंदर अलग अलग सेल्स में ये इन्होंने देखा कि नैनो पार्टिकल और लिपिड टेक्नोलॉजी की वजह से वो अलग अलग बॉडी के सेल्स के अंदर जाके शामिल हो रहा है ये दवा। तो उन्होंने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम में
काफ़ी हद तक अब्ज़ॉर्ब होता है ये दवा और काफ़ी दिन तक रहती है किडनी, लिवर सेल वगैरह में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि इसी सेल को टारगेट करते हुए वो ड्रग को डिलीवर करे कि सीधे लिम्फ नोड और जो सेल्स में वो अच्छी तरह से घुल जाता है वहाँ पर छोड़ दे, ताकि वहाँ पर ज़्यादा दिन तक वो रह सके और ट्रीटमेंट लंबे अरसे तक चल सके। तो ये दोनों मेथड्स अभी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें नई दवाई ट्राई नहीं कर रहे, जो दवा इंसानों में सक्सेसफुल हो गई है उसी को ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल जो है, दवा की क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, ये डिलीवरी टेक्नोलॉजी की क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि 2027 के पहले अगर ये शामिल हो सक्सेसफुल हो जाए तो भी बढ़िया, और अगर उसके बाद भी सक्सेसफुल हो जाए तो हम देखते हैं कि कई कई देशों में ताकत नहीं होती है, कितनी महंगी दवा दे जो एक बार शरीर में डाल दे तो ज़िंदगी भर के लिए आपका HIV क्योर हो जाए, जैसे AGT या EBT इसकी तरह। तो उन देशों में इस तरह की दवा दी जा सकती है ताकि 6 महीने में एक बार इंसान को इंजेक्शन लेना पड़े, वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। और तभी तक वो वंस एंड डन जो क्योर है वो सस्ती हो जाएगी, तो फिर और भी देशों में वो जा सकती है। तो कुछ इस तरह से कोशिश जारी है मेरे हिसाब से। और इसके बाद जो रिसर्च चल रही है वो है हैंगोंग क्वी का। होंगैंग क्वी जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का हाइड्रोजेल के बारे में, जिसमें होंगैंग क्वी का फ़ोटो भी है। आप अगर हमारे चैनल में जाके देखोगे तो आपको वीडियो दिखाई देगा, ज़रूर उसे देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाइड्रोजेल बनाया। जेल का मतलब है एक ऐसा तत्व जो पानी को खींच लेता है और थोड़ा बड़ा होता है। और आपने देखा होगा जेली, जो जेलीस बनती है, समर में जेली बना के खाते हैं लोग, तो जेली का जो तत्व है प्रॉपर्टी है उस तरह होता है। और होंगैंग क्वी का जो जेल है वो ऐसा है कि उन्होंने जो दवाई है लैमिविडाइन, उसका स्ट्रक्चर बदल के उसको हाइड्रोजेल बनाया। वो कुछ इस तरह से बनाया जैसे ही शरीर के अंदर चले जाए तो वो जहाँ पर इंजेक्शन दिया वहाँ पर वो जेल बन जाता है खून के अंदर जाते ही। तो इन्होंने जो है ऑलरेडी माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया। माइस के बैक में उन्होंने इंजेक्शन दिया है इस जेल का, और वो तुरंत वो उधर जेल बन जाता है। वो इंजेक्शन जो है माइस के शरीर के अंदर जाते ही, खून में जाते ही वो जेल बन जाता है और वहीं रहता है जहाँ पर इंजेक्शन दिया था, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे घुलने लगता है। और अभी तक उन्होंने देखा है कि माइस में 42 डेज तक वो प्लाज्मा में रहता है। और उसके अलावा वो जो शरीर में जो लिम्फ नोड है, लीवर और किडनी है, उसके जो सेल्स है उसके अंदर और भी ज़्यादा दिन तक रहता है। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर हाइड्रोजेल के बिना सिर्फ लैमिविडाइन डायरेक्टली माउस को दे तो 3 दिन के अंदर वो शरीर में से वो लैमिविडाइन निकल जाता है। इसका मतलब है हाइड्रोजेल के रूप में अगर लैमिविडाइन को शरीर में दे तो कम से कम 42 डेज वो ब्लड में रहेगा। और उसके अलावा काफ़ी दिनों तक लीवर और किडनी, ये सब सेल्स में रहेगा। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है ये वाला रिसर्च। और अभी उनका गोल ये है कि वो जो ऑप्टिमाइज करना है उनको डोज, माइस पे तो देख लिया उन्होंने 42 दिन चलता है, लेकिन इंसानों के अंदर उनको वो चाहते हैं कि 3 या 6 महीने में एक बार दिया जाए। इस तरह से जेल बनाना है, और साथ ही साथ जेल को इस तरह से बनाना है कि वो हर रोज़ जितना डोज चाहिए उसके हिसाब से गलने लगे और ब्लड के अंदर जाने लगे। तो उसके लिए वो भी कैलिब्रेशन कर रहे हैं कि किस तरह से कितना दवा डालनी चाहिए, और फिर वो ह्यूमन बीइंग्स में टेस्ट करेंगे। और एक बार वो सफल हो जाए तो फिर वो आप लोगों को मिल सकती है। और ये इतना महंगा नहीं होगा क्योंकि लैमिविडाइन ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये जो अभी इसका टेस्ट चल रहा है, ये दवाई की टेस्ट नहीं चल रही है, डिलीवरी टेक्नोलॉजी की टेस्ट चल रही है। और इसके अलावा एक और रिसर्च चल रही है, यानी कि एक और तरह की रिसर्च चल रही है जिसमें कोशिश किया जा रहा है कि शरीर में एक इम्प्लांट किया जाए, यानी कि स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे एक इम्प्लांट किया जाए, जो इम्प्लांट के अंदर HIV ट्रीटमेंट की दवा होगी, ART होगी, और वो ART उस इम्प्लांट में से धीरे 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 शरीर के अंदर जाएगी और हर रोज़ जितना डोज चाहिए वो देते रहेगी, ताकि 6 महीने में एक बार शायद आपको इम्प्लांट रीफिल करना पड़े या बदलना पड़े। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए एक इम्प्लांट
का रिसर्च चालू है, जो क्लिनिकल ट्रायल में है, काफ़ी सफल है। उसमें एक पाउच होता है, पाउच को स्किन के नीचे डाल देते हैं और पाउच के अंदर बीटा सेल्स होती है पैनक्रियास की, जो ऑटोमेटिक वहाँ से इंसुलिन बनाती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए राहत दे देती है कि उनको डायबिटीज़ ना हो। तो ऑलरेडी इम्प्लांट यूज़ किया गया है, और इम्प्लांट जो है स्टेरिलाइजेशन के भी, बर्थ कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया गया है। तो एक बार इम्प्लांट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाए तो वो भी एक दूसरा रास्ता है, और उस इम्प्लांट के अंदर वो इस्लाटाविर नाम की जो 8 दवाई है उसको डाल के टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें शायद साल भर के लिए भी प्रोटेक्शन मिल सकता है एक इम्प्लांट से। तो ये भी अभी रिसर्च जारी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिला है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि क्या क्या रिसर्च जारी है। हर एक के बारे में जब मुझे डिटेल मिल जाएगा मैं आपको वीडियो बना के लाऊंगा। और ये दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनल में एक इंग्लिश वीडियो भी आया हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा HIV एक ही जगह पर हो, क्योंकि हमने पहले हिंदी चैनल को सेपरेट किया था ताकि हमारा जो इंग्लिश चैनल है उसके साथ वो इंटरफेयर न करें, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर आके हिंदी में कमेंट तो करते ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इंग्लिश HIV भी यहाँ डाल दें, एक HIV चैनल सेपरेट हो जाएगा, और इस HIV चैनल के अंदर सिर्फ HIV के वीडियो आएंगे इंग्लिश हिंदी में। और ऑलरेडी हमारे एक वॉलंटियर ने हमारा sharetrack.com वेबसाइट के अंदर इंग्लिश आर्टिकल्स को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया है। मेरी उनके साथ बात चल रही है फ्रेंच सबटाइटल्स के लिए। अगर वो फ्रेंच सबटाइटल्स आ जाए तो इंग्लिश वीडियो जो है उसके अंदर फ्रेंच सबटाइटल्स भी होंगे, तो इंग्लिश और फ्रेंच ऑडियंस दोनों को दिखाई देगा। और मैं स्पेनिश वॉलंटियर्स की भी इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर स्पेनिश वॉलंटियर्स आ जाए तो वो भी इंग्लिश वीडियो के अंदर सबटाइटल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो नया चैनल है जिसको हम HIV ग्लोबल कह रहे हैं, उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश 4 लैंग्वेज में HIV का नॉलेज मिलेगा लोगों को। और जैसे ही संख्या बढ़ जाएगी और इसका जो मोनेटाइजेशन जो है उसमें काफ़ी पैसा आने लगे, तो ये चैनल जो है एक अलग वॉलंटियर के पास चले जाएंगे, ग्रुप ऑफ वॉलंटियर के पास जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा यूनिक्स हो या क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं जो मैनेज करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। उस तरह से वॉलंटियर्स को जमा करके उनके पास वो चैनल दे दिया जाएगा ताकि वो लोग उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे, लेटेस्ट वीडियो डालते रहे। मैं सिर्फ वीडियो का जो स्क्रिप्ट है वो बना के उनको दे दूंगा और वो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी सब लैंग्वेज में ले आएंगे। तो ये उद्देश्य है, शायद 1 साल में हो सकता है, लेकिन अभी फ्रेंच का सिर्फ मुझे हेल्प मिला है। हिंदी का अभी तक दुर्भाग्य से किसी ने भी मदद करने के लिए ऑफ़र नहीं दिया है, तो हिंदी में मैं ही कर रहा हूँ अभी। लेकिन मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए, कोई अगर हिंदी में करने लगे ट्रांसलेट तो मैं ज़रूर उनका उपयोग कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये प्लान है। तो आप आगे चलकर देखोगे कि हर एक वीडियो का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का आएगा। तो अभी आपको शेयरट्रैक जिनोमिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर आ जाएगा। और वहाँ के जो इंग्लिश वीडियोस हैं वो इंग्लिश ऑडियंस के लिए उसको अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा इसी चैनल में, ताकि उनको इंग्लिश में जाके जो देखना है देख सके। और आपका हिंदी का जो चैनल है, जो वीडियोस है वो सब हिंदी प्लेलिस्ट में होगा, और सबटाइटल्स आने के बाद इंग्लिश के अंदर ही फ्रेंच और स्पेनिश के सबटाइटल्स होंगे। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।